नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 2024 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं और सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने मुताबिक गोट सेट की जाने लगी है, रणनीति बनाई जाने लगी है। और ऐसे में जब भी चुनाव आता है तो दल बदलवों का मौसम भी कहा जाता है कि आ जाता है। और इन दल बदलवों का मौसम एक बार फिर से इस 2024 के चुनाव के पहले नजर आने लगा है। अगर पिछले एक हफ्ते का हम जिक्र करें, पिछले एक हफ्ते की हम बात करें तो लगातार नेताओं के टूटने का जो सिलसिला है राजनीतिक दलों से, खासतौर पर कांग्रेस से, वो जारी है। और सबसे ज्यादा अगर कोई भी नेता किसी दल में जा रहे हैं तो वो दल है भारतीय जनता पार्टी। यानी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और कांग्रेस का कुनबा कहीं ना कहीं घटता नजर आ रहा है। कांग्रेस को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। केवल कांग्रेस का ही जिक्र नहीं कर रहे हैं हम यहां पर, अन्य राजनीतिक दलों की भी बात करें तो अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के भी टूटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और ऐसे में इन राजनीतिक दल के नेताओं का अगर कोई ठिकाना मिल रहा है तो वो सबसे बड़ा ठिकाना भारतीय जनता पार्टी मिलता नजर आ रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह भी है कि दरअसल बीजेपी ने जिस तरीके से अपने राजनीतिक साम्राज्य को बढ़ाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी लगातार, राज्यों के चुनाव का हम जिक्र करें, केंद्र के चुनाव का हम जिक्र करें या अन्य शहरों के चुनाव का भी हम जिक्र करें तो उसमें लगातार जीत मिलती नजर आ रही है। और ऐसे में कुछ हम आपके सामने आंकड़े रखने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, और समझिए आपके किस तरीके से जो नेताओं के टूटने का सिलसिला है वो जारी है। 2014 से 24 का जो दल बदलने का जो सिलसिला रहा वो भारतीय जनता पार्टी में 65 ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा 2014 से 24 के बीच में और अन्य राजनीतिक दलों का दामन थामा। लेकिन कांग्रेस का जिक्र करें, सबसे ज्यादा और बड़ा आंकड़ा 406 नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा और अन्य राजनीतिक दलों में वे शामिल हुए, सबसे ज्यादा बीजेपी में गए। और इसके बाद अगर समाजवादी पार्टी का हम जिक्र करते हैं तो समाजवादी पार्टी के भी 15 नेताओं ने बगावत की, समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा और अन्य राजनीतिक दलों का वो साथ पकड़ते नजर आए। अन्यों का अगर हम जिक्र करें अन्य राजनीतिक दलों का तो उनमें भी 8 नेता ऐसे शामिल हैं जिन्होंने पार्टियों का दामन छोड़ा, अपने अपने दलों का साथ छोड़ा और दूसरी पार्टी के साथ चले गए। उसके बाद अगर अगले आंकड़े का हम जिक्र करें तो दल बदल का जो आंकड़ा है वो 2014 से अब तक मुख्यमंत्री स्तर के 8 नेता दल बदल चुके हैं। और सबसे ज्यादा इन नेताओं में जो शामिल है वो कांग्रेस के नेता शामिल हैं। महाराष्ट्र से 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम भी दल बदलुओं की सूची में दर्ज हो गया है। और इसके साथ जो अगला नंबर, अगर ग्राफिक्स का हम जिक्र करें, अगले आंकड़े का जिक्र करें तो 20 से ज्यादा पूर्व केंद्रीय मंत्री 10 साल में पार्टी बदल चुके हैं। यह बड़ी संख्या है। और इसके साथ 5 मौकों पर दल बदल की वजह से उपचुनाव भी कराए गए। यह एक बड़ा टर्म हुआ, 5 मौकों पर देखने को मिला जब नेताओं ने दल बदला, अपना पाला बदला और उसके बाद उन सीटों पर उपचुनाव कराने की नौबत आ गई। अब 2014 से अगर 21 तक यानी 7 साल में 426 दल बदलू नेता बीजेपी में गए हैं। सबसे बड़ा ठिकाना अगर इन दल बदलुओं को कहीं मिलता दिखाई दे रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। हमने इसके पहले भी आपको बताया और ये आंकड़ा अपने आप में गवाह है, अपने आप में बात की तस्दीक कर रहा है कि बीजेपी ही सबसे बड़ा ठिकाना है। 426 दल बदलू नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और यह आंकड़ा बड़ा है, हमने पहले ही बताया। इनमें विधायक स्तर के 253 और सांसद स्तर के 173 नेता शामिल हैं। इसके साथ इन 7 सालों में कांग्रेस में सिर्फ 376 दल बदलू नेता ही शामिल हुए हैं। और जबकि इनमें अगर सांसद लेवल का नेता का जिक्र करें रेयर नाम आएंगे। 2014 से 21 तक दल बदल की वजह से बीजेपी ने 3 राज्यों की सत्ता भी पाई है। यानी 3 राज्य ऐसे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं थी, लेकिन वहां के नेताओं ने जब दल बदला, पाला बदला तो भारतीय जनता पार्टी को इसका बेनिफिट हुआ। भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सरकार में नहीं थी उन राज्यों में भी रसूख के बल पर सत्ता पर काबिज हुई और उन नेताओं का फायदा बीजेपी को मिला। और इसके साथ बीजेपी को ही नहीं उन नेताओं को भी फायदा मिला जिन नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ी, अपने ठिकाने से बगावत की और बीजेपी का उन्होंने ठिकाना खोजा। अब
बिहार का जिक्र कर लेते हैं जरा। बिहार में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिहार में ये आरजेडी खेमे में रहे हैं, आरजेडी के नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, जेडीयू के साथ भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपना नया ठिकाना खोजा और आज वो डिप्टी सीएम है। असम में हेमंत बिस्व शर्मा का अगर हम जिक्र कर लेते, मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे वो, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और कांग्रेस से रुखसत उन्होंने किया, कांग्रेस से बगावत की, अलग हुए और बीजेपी के साथ चले गए। आज मुख्यमंत्री हैं असम के। तीसरा जो बड़ा नाम आता है, झारखंड के बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। हालांकि बाबूलाल मरांडी का अगर हम जिक्र करते हैं तो बाबूलाल मरांडी शुरुआती दौर में बीजेपी के साथ ही रहे, लेकिन बीच में कुछ नाराजगी हुई, उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया, अपनी पार्टी बनाई। लेकिन जब पार्टी के बाद एक बार फिर से उनको यह समझ में आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से ही उनका राजनीतिक कैरियर संवर सकता है, तो फिर बीजेपी के साथ चले गए और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हैं। पश्चिम बंगाल, शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से नेता है वो इस समय, और ये टीएमसी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, ममता बनर्जी के बेहद करीब हुआ करते थे। लेकिन टीएमसी और दीदी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी इनको रास आई और भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन थाम लिया। आज नेता प्रतिपक्ष हैं। हालांकि विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने ही हराया था और बड़े आरोप भी उस समय लगाए थे। उसके बाद उपचुनाव दूसरी सीट से ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा और विधायक बनी, मुख्यमंत्री पद पर वो बरकरार रही। अगला नाम मणिपुर से आता है एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह का भी नाम इस कड़ी में शामिल है, इस लिस्ट में शामिल है। एन बीरेन सिंह डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी का जो उन्होंने गठन किया था जब ये अलग हुए कांग्रेस से 2004 में, और 2000 उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। बीजेपी के साथ एन बीरेन सिंह गए तो मुख्यमंत्री बनाए गए, यानी दोनों तरफ फायदा। कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है। छठा नाम जो बड़ा आता है अरुणाचल प्रदेश का, पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। पेमा खांडू का भी अगर हम जिक्र करते हैं तो पेमा खांडू 21 दिसंबर 2016 को 33 एमएलए के साथ भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन थामा था। 33 एमएलए के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और मुख्यमंत्री रहे। अगला जो बड़ा नाम आता है, सातवां नाम, वो है त्रिपुरा के माणिक साहा का। मुख्यमंत्री, डेंटिस्ट थे, एक डॉक्टर थे, और उसके बाद किस तरीके से ये राजनीति में एंट्री किए, कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन कांग्रेस के साथ अच्छी नहीं बनी, कांग्रेस में लंबी पारी ये नहीं खेल पाए, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और उसके बाद ये मुख्यमंत्री बनाए गए। 2020 में भी मुख्यमंत्री बनाए गए और उसके जब वो दौर जब किसी को ये उम्मीद नहीं थी, किसी को अंदाजा नहीं था कि दरअसल ये मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, विप्लव देव को हटाया जा सकता है, उस दौरान में भी साहा साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया। और फिर जब चुनाव हुए तो उसमें भी साहा साहब को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, मुख्यमंत्री बनाया गया। तो लगातार जिस तरीके से नेताओं के जो सिलसिले हैं, जो टूटने का, दल बदलने का, वो उसको हमने आपके सामने रखे, दिखाए। लेकिन अब जरा सुनिए नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है। इसी पूरे मामले को लेकर के कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो भी जरा सुन लीजिए आप। हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। हमारी ओर से इंटेंशन पूरा था, काम करने का नजरिया पूरा था और उसको हमने डिलीवर करने का हर संभव प्रयास इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स जो है वो किया है। मगर
मुझे दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि देयर वाज फ्रॉम सम क्वार्टर्स अटेम्प्ट्स टू ह्यूमिलेट मी इन माय फंक्शनिंग, इन माय कैपेसिटी एज कैबिनेट मिनिस्टर। जिस तरीके से जो मैसेजेस डिपार्टमेंट के अंदर भेजे जाते हैं, जिस तरीके से एक मैसेज ये दिया जाता है कि हमको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई, मैंने पहले ही कहा है। तो ये आपने नेताओं की प्रतिक्रियाएं सुनी। नेताओं की प्रतिक्रियाएं जो आई सो आई, लेकिन जनता की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, हम वो सुनवाते हैं और उसके बाद हम अपने मेहमानों से परिचय आपको कराएंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर ये जो राजनीतिक दलों में चुनाव से ठीक पहले चल रहा है, ये क्या रणनीति है। जरा जनता की प्रतिक्रिया सुनिए। पहली बात तो मैं इसको लोकतांत्रिक नहीं मानूंगा, मैं इसे प्रजातांत्रिक मानता हूं, क्योंकि किसी भी देश में आप जब कांग्रेस की पार्टी ले लीजिए या कोई भी पार्टी ले लीजिए, उनका मेन मकसद जो होता था वो विकास होता था। जैसे कि विद्यार्थियों को नौकरी और सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान। पर आजकल की जो पार्टियां हैं उनका बस एक ही मुद्दा है, मंदिर, मस्जिद। भैया मानने जी अखिलेश यादव अकेले लड़ाई लड़ने वाले हैं, चाहे जो भी चला जाए। वो तो उनके लिए चाहे बीजेपी का समाजवादी में आने के लिए स्वागत है। जितने भी दल के नेता जा रहे हैं समाजवादी को छोड़ के, बीजेपी वाले इधर वाले आ रहे हैं। बीजेपी के पहले समाजवादी में थे और समाजवाद बीजेपी में थे, तो समाजवाद बीजेपी में जो थे वो वापस समाजवादी में आ रहे हैं, और जो बीजेपी में वाले समाजवादी में थे वो बीजेपी में जा रहे हैं। बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और पार्टियों को सोचना पड़ेगा। जो पार्टियां किसी भी प्रदेश में है, कहीं भी काम कर रही, तो काम करना पड़ेगा। आज का आदमी काम चाहता है कि हमारी सरकार जो बनी है वो काम क्या कर रही है। जो मोदी कर रहे हैं आज, जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो योगी जी कर रहे हैं, वो एक मिसाल बनने वाला है कि हर प्रदेशों में जो जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। सब ऐसे छोड़ छोड़ भागते जाएंगे, एक दिन सारी पार्टियां खाली हो जाएंगी, केवल एक पार्टी रह जाएगी, वो है भाजपा। देखिए, दुनिया में मात्र दो प्रकार की विचारधारा है, एक पूंजीवाद, एक समाजवाद। और जिस तरीके से जो सिद्धांत विहीन लोग हैं, जिनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वह इसी तरीके से पलटी मारते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर जाएंगे, क्योंकि वो ये लक्षण है। जितने लोग भाग रहे हैं ये पूंजीवादी राजनीति के ग्रसित हैं और पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक है लोग हैं। नकाब लगा करके इधर से उधर जो है, भारतीय जनता पार्टी की मैं एक मामले में तारीफ करूंगा, एक मामले में, कि कम से कम वो दक्षिण पंथ की राजनीति पर कायम है। और जितने लोग इधर से उधर, उधर से उधर जा रहे हैं, उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और एक पार्टी ऐसी है जिसके लोग आज तक कभी इधर से उधर नहीं गए, वो कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी लीडर कभी इधर से उधर नहीं गया। देखिए, लोकतंत्र क्या है, स्वार्थ की राजनीति सदैव से चलती आई है। और पहले भी एक समय था, कांग्रेस जो है 90 थी तो 10 भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी, एक आंकड़े बता रहे हैं। और आज वही है कि 90 भारतीय जनता पार्टी है, 10 कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं पहले से भी इधर से उधर सब चलता रहा है, तो कोई नई बात नहीं। लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। और जहां सरकार में रहते हुए विधायक जब सरकार में रहते हैं तो वहां पे विकास कार्य ज़्यादा होता है। और हम तो चाहते हैं अखिलेश यादव भी पार्टी खत्म करके भारतीय जनता पार्टी के हो जाए। बीजेपी हो चाहे सपा हो, राजभर समाज ओम प्रकाश के कहने से वोट नहीं देगा, क्योंकि यह भुगत चुका है। आपने घोसी में जिसका परिणाम आपने देख चुका है कि भाई ओम प्रकाश के कहने पे किसी ने वोट नहीं दिया है। और आगे भी उनके कहने से नहीं, किसी और के कहने से, जब तक हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला अगर सचिवालय में नहीं जाएगा और वहाँ संसद में नहीं बैठेगा, हम किसी को वोट नहीं करेंगे। हम दुनिया को वोट दे देंगे, लेकिन इन लोगों को। तो दल बदल की क्या है रणनीति, हम अपने मेहमानों से समझेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। गुप्ता सर वरिष्ठ पत्रकार हैं, आदर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है रतन सिंह गिल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जेके 24/7 न्यूज पर। सर आज बात कर रहे हैं हम दल बदलने की। लगातार जो सिलसिला है, कोई भी चुनाव आता है, चुनाव के ठीक पहले देखने को यह मिलता है रतन सिंह गिल सर कि नेताओं के दल बदलने की प्रक्रिया जारी हो जाती है। आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कि सुरेश पचौरी जी और उनके साथ 13 और नेता, दिग्गज नेता सब कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं।
और भारतीय जनता पार्टी का दामन वो थाम चुके हैं। ऐसे में राज्य दर राज्य जो स्थिति बनती नजर आ रही है, क्या कहती है? और ये क्या जीत की रणनीति का कोई एक हिस्सा है क्या बीजेपी की? रतन सर। देखिए जोगेश जी, राजनीति में जब चुनाव आते हैं तो उसके दौरान, उससे पहले ये हमेशा देखा गया है कि बहुत से नेता अपने उस दल को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं। उसकी एक बड़ी कॉमन वजह यह है कि जो राजनीति में है वो अपने भविष्य को देखेगा, तो अपने भविष्य के प्रति जब वो जागरूक होता है तो वो अगर जिस दल में वो है, अगर उस दल में उसको लगता है कि उसको चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उसको मैंडेट नहीं मिल रहा, या उसको लगता है कि मेरा यहाँ इस दल का मेरे क्षेत्र में एक पर्टिकुलर टाइम पर राजनीतिक भविष्य जो है वो अच्छा नहीं है, तो वो दल बदलने के लिए तैयार होता है। तो जो दूसरी पार्टी होती है वो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहती है कि चुनावों के दौरान अगर एक पार्टी से कुछ लोग आपकी तरफ आते हैं तो ये उसकी एक राजनीतिक हवा बनती है। तो ये दोनों ही दलों के लिए देखा जाए तो ये राजनीतिक एक खेल है। जो छोड़ता है वो अपने भविष्य के लिए छोड़ता है, और दूसरा दल उसको पकड़ता है कि उसमें ये कोई असूल या प्रिंसिपल की बात नहीं होती, उसमें सिंपली बात है कि अगर ये हम लेकिन जनता के बीच में जाकर चुनाव से पहले आपने कहा क्योंकि वसूल की बात नहीं होती है, जिन वसूलों की कस्में खाई जाती हैं, जिन वसूलों की दुहाई दी जाती है, फिर उनका क्या होता है सर? देखिए, राजनीति में ये सारी बातें कहने की हैं। कभी भी राजनीतिक दल जो हैं, कभी भी किसी भी असूल पर कोई भी दल कभी खड़ा नहीं रहा। देखिए, चुनावी नारे, चुनावी वादे और जो मैनिफेस्टो में कहा जाता है वो बाद में जब आप सरकार में आ जाते हैं तो आपको फिर वो मैनिफेस्टो को तो आप अलमारी में रख देते हैं, वो तो निकाल के भी नहीं आप देखते। तो ये राजनीति में असूलों की बात करना मैं नहीं समझता हूं, ये बेबिला फजूल की बात है। राजनीति में मौके पर मौका संभालना, राजनीतिक खेल में अपना दाव खेलना और मौके पर अपना जो चाल चल के और उस मैदान को जीतना, उस समय को अपनी तरफ ले जाना, यही बहुत बड़ी बात है। यही राजनीतिक पैंतरे होते हैं जो राजनीतिक दल इनमें जल्दी से और वक्त पर अपने स्टेप उठाता है उसको उसके फायदे मिलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। फायदे के लिए सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने कदम उठाए जाते हैं। आदर्श है, लेकिन एक बात समझने वाली यहां पर यह है कि अगर सबसे ज्यादा टूटने का सिलसिला किसी राजनीतिक दल में जारी है तो वो कांग्रेस में है। रतन सर ने एक बात कही है कि जिन क्षेत्रों में नेताओं को लगता है कि उनकी पार्टी की पैठ मजबूत नहीं है वो पार्टी का दामन छोड़ देते हैं। क्या उन नेताओं को अपनी पैठ पर भी भरोसा नहीं होता है? क्योंकि नेता जब चुनावी मैदान में जाते हैं तो उससे पहले उन्होंने 5 साल में किया क्या जनता के बीच में रह करके? क्या उनको अपनी उस इच्छा शक्ति, अपने उन कर्मों पर भी भरोसा नहीं होता? दो चीजें हैं। अभी गिल साहब ने जैसे जोगेश जी कहा, आपने कहा कि सबसे ज्यादा जो टूट के कांग्रेस से गए हैं, अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। बात अगर कांग्रेस से टूट रहे हैं, जहां तक बात पॉलिटिक्स में यही है कि अगर हम कोई भी बात करते हैं, इलेक्शन लड़ा जाता है, एक दूसरे के विरुद्ध मैनिफेस्टो इशू करते हैं, एक दूसरे के बारे में बातचीत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वही जब व्यक्ति उस दल को छोड़ के इस दल में आ जाता है वो किस तरह से ठीक हो जाता है? असूलों की बात तो रही ही नहीं है यहां। और इस बार ये अब की बार नहीं हुआ, हर इलेक्शन में जिस तरह वो कहते हैं ना, बरसात आते हैं, बरसाती मेढक इधर से उछलते हैं और दूसरी तरफ उससे कूद के चले जाते हैं। ये हर इलेक्शन में हमने देखा है, ये कुछ होता ही है। कैंडिडेट इधर से निकलते हैं, वहां से जाते हैं, वहां उनको नए समझबाग दिखाई जाते हैं। लेकिन इस बार के चुनावों में जितनी तोड़फोड़ हुई है, जितनी आवाजाही हुई है, इससे पहले कभी नहीं देखी गई। उसका कारण 2-3 चीजें हो सकती हैं। अगर एक बात तो सब सामने है, हर दिन आप डिबेट कर रहे हो, हर बार भाई कहीं ईडी का डर है, कहीं कुछ है, उसमें उनको डराया जा रहा है। रात को उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का घपले की आवाज की जाती है, आरोप लगाए जाते हैं, कार्रवाई की जा रही है। वही तो पहले इस बात को लगातार बोलते थे ना कि यदि हमने भ्रष्टाचार किया है तो हमको उठाइए, हमको जेल में बंद कर दीजिए, हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए, जांच कराइए। तो आज हो रही, तो फिर दिक्कत किस बात की होनी चाहिए? दिक्कत यह है कि उनको जेल में नहीं बंद किया जा रहा, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। दिक्कत तो यहां आती है ना,
सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप यही करोगे कि एक पार्टी को कमजोर करना है, मैं ये नहीं पर्टिकुलर कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस को तो कमजोर अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर वही कांग्रेस के जो लीडर जो कांग्रेस में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते थे और भारतीय जनता पार्टी उनके अगेंस्ट बोलती थी, वही लीडर जब कांग्रेस के, आपने जो ओपनिंग में बोला है, सबसे ज्यादा तो कांग्रेस से टूट के गए हैं वहां पे, जितने टूट के गए, अगर वो कांग्रेस में चले गए तो क्या उनके आदर्श ठीक हो गए हैं? क्या उनके सियासी जो पिछला जो उनका जो घोटाले थे सब ठीक हो गए हैं? ये सब चीजें जो है ना हर चुनावों में अक्सर होती आ रही है। लेकिन चुनावों में अक्सर होता आता है, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं और जनता भी देखती है, लेकिन जनता पर भी फिर यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है सर, क्योंकि आपने कहा कि समस्या वहां पर ईडी सीबीआई जांच एजेंसियों को लेकर के नहीं कि वो जांच कर रही है, समस्या, रतन गिल सर ये सवाल आपसे है, समस्या यहाँ पर गुप्ता सर कह रहे हैं कि ये है कि उन्हीं को ही उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उन्हीं को ही प्रदेश के खजाने की चाबी सौंप दी जाती है, समस्या यहाँ पर आती है। तो क्या जनता नहीं देखती है? जब वही नेता मैदान में चुनावी जंग में जाते हैं तो जवाब तो जनता को देना है, फिर ये आरोप क्यों लगता है कि जोड़ तोड़ के राजनीति कर ली गई? देखिए, अगर किसी सरकार ने ये कहा कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और अगर उस पर वो कार्रवाई करते हैं, आपने देखा होगा सभी सरकारें ये कहती हैं कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, वो किसी दल की पनौती नहीं है कि एक ने कहा दूसरे ने नहीं कहा। लेकिन होता क्या है कि जब आप सत्ता में आते हैं तो क्या आप उस पर कोई कार्रवाई करते हैं? लेकिन ये बात पिछले कुछ सालों में हमने जो देखी है कि इस सरकार में, देखिए, अगर ईडी बनी है या सीबीआई है तो उसका एक कोई कार्य क्षेत्र है, उसका एक काम करने का तरीका है, वो उसके कानून हैं, उस कानून में वो जो भी उस दायरे में काम करना है वो करते हैं। अगर वो अपनी कार्रवाई करते हैं तो उस पर किसी को भी, किसी विपक्षी दल को या जिस पर कार्रवाई हो रही है उसको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर आप पर कोई ईडी ने छापा मारा है या आपने आपको तलब किया है तो आपको उनके साथ कोऑपरेट करना है, क्योंकि आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जो बात गुप्ता साहब ने कही और आपने भी उसको कहा, वो ये है कि अगर आप विपक्ष में हैं तो कार्रवाई की जो शिद्दत है वो बहुत तेजी से चलती है। अगर आप विपक्ष में छोड़कर सत्ताधारी दल की तरफ आ जाते हैं तो वही कार्रवाई मुलतवी हो जाती है या ढीली हो जाती है। ये सरासर गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बात फिर वही आती है कि जब चुनाव में राजनीतिक दल जाते हैं तो चुनावी समीकरण ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारी जो वोटर है, हमारा जो मतदाता है, अफसोस की बात है कि उसकी कोई एक कॉमन पहचान नहीं है, वो बटा हुआ है, कोई जाति में, कोई धर्म में, कोई क्षेत्रवाद में। तो अब इन्हीं सेंटीमेंट्स को राजनीतिक दल एक्सप्लॉइट करते हैं, इसका शोषण करते हैं, अपने समीकरण बनाते हैं, चुनावी गणित को अपने हक में करने के लिए अपना एक तरीकाकार, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। उस स्ट्रेटजी में आप उन मतदाताओं को भ्रमित कर देते हैं, तो एक चुनावी माहौल बनाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह होती है, हमारे मतदाता की सोच भी ऐसी है, वो कहता है कि वहां भी वो कई बार अपने कॉम्प्रोमाइज करता है। मुझे एक मिनट दीजिए। कॉम्प्रोमाइज करता है, वो कहता है कि यार मैं, ये जो मेरा उम्मीदवार है ये बहुत अच्छा है, मैं इसको वोट देना चाहता हूं, लेकिन ये जीतेगा नहीं, ये सरकार नहीं बना सकता, ये सत्ता नहीं ला सकता, तो इसलिए चलिए हम उसी को देते हैं जो जीत रहा है। ये जो मानसिकता है हमारी, ये बड़ी दयनीय है, ये होनी नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इन्हीं चीजों का राजनीतिक दल फायदा उठाते हैं, वो तभी तो वो बिजनेस में है। और वही आज बीजेपी है, जो बीजेपी अपने ढंग से उसकी कोशिश होती है कि मैं चुनाव में ऐसी हवा बना दूं कि हमारी जो एक नारा है कि हमने 400 पार करना है या 370 पार करना है, तो उसके लिए एक हवा बनती है जब, तो कुदरती बात है कि मतदाता भ्रमित होकर वोट डालता है, तो वो पावर में आते हैं। लेकिन राजनीतिक दावपेच में कौन आदमी आगे इंटेलिजेंट है या अपनी यानी कि चाल चलता है, ये विपक्ष को देखना है। वो भी कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो। ठीक है। तो आपकी बात से मुझे एक शेर याद आ गया, आदम गोंडवी साहब ने हालांकि लिखा है, लेकिन उन्होंने कुछ और लिखा तो मेरे जहन में कुछ और लाइनें आ गई हैं। गुप्ता सर आपसे है कि हम इस पर यह कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर यह कार्रवाई जवाबी है,
मगर तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। गोंडवी साहब ने गांव के विकास को लेकर के लिखा था, उसमें पहली लाइन मैंने बदल दी है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, पहले तो हमें देखना है राजनीतिक दल है क्या, इस देश के अंदर कितने राजनीतिक दल हैं। आपको पता होना चाहिए यहां पे 2600 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो निर्वाचन आयोग है उसके साथ रजिस्टर्ड है। और किस लिए हैं? आधे से ज्यादा वो हैं जिन्होंने कभी रिटर्न नहीं भरी, बाकी उनकी कैटेगरी ज्यादा है जिन्होंने इनकम टैक्स में रिबेट ली है। मेरे साथ एडवोकेट है गिल साहब, इनको सारा पता है। पिछले इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में 600 जो दल थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उनमें से 60 जो पार्टी 60 पार्टीज हैं जिन्होंने सीरियसली, जिसे कहते हैं ना, सीरियसली जिसे कहते हैं गंभीरता से इलेक्शन लड़ा। बाकी की पार्टियां सिर्फ ऐसे ही इलेक्शन लड़ रही हैं। और यही पार्टियां जो है ना दल बदल करने में सबसे ज्यादा है। अगर आप देखें छोटी छोटी पार्टियां, अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त याद कीजिए, जब उन्होंने कहा था, जब उन्होंने अपनी सरकार बनाई, कहा नहीं ये कौन सी पार्टी है, या फलाम पार्टी है, इसके ये क्या है, ये मंत्री हैं, इनके कितने एमपी है जी, एक ही एमपी है। मतलब जब हालात आपकी ये हो जाती है कि आपको छोटे छोटे दल अपने साथ मिलाना पड़े, फिर जब दल के ऊपर उनके अंदर जो जितना भी उनके सियासी कैरियर है पिछला है, क्या उन्होंने घोटाला किया, क्या नहीं किया, सबको नजरअंदाज करना पड़े। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी हमारा मतदाता 70 साल के बाद भी उसी रो पे चल रहा है। जैसे गिल साहब ने कहा, आज भी आप बहक जाते हैं, हर चीज में बहक जाते हैं, कभी नारों में आ जाते हैं, कभी दूसरी चीजों में आ जाते हैं। यही एक सबसे बड़ी वजह है। हम जैसे कहते हैं ना, फेयर एंड फ्री इलेक्शन सरकार करवा रही है, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के कहो, क्या हम फेयर एंड फ्री वोटिंग कर रहे हैं? जैसे गिल साहब ने कहा कि मैं वोट डालना चाहता हूं फला एक कैंडिडेट को, मुझे पता है जो सरकार नहीं बन सकता, जीत भी नहीं सकता, लेकिन मजबूरी आ जाती है, यार वोट क्यों वेस्ट करता। हालात यहां तक आप पहुंचे अब इलेक्शन के अंदर। अब पार्टियां आस्ता आहिस्ता, जब तक आज उन्होंने एक्शन लिया है निर्वाचन आयोग ने, कम से कम 200 पार्टियों की जो मान्यता रद्द कर दी गई है। अगर ऐसे ही इलेक्शन से पहले बहुत ज्यादा लिए जाते तो आज ये पोजीशन ना होती, दल बदलू की पोजीशन होती। रहती है 2 या 4 पार्टियां जिनको काम करना है, बाकी पार्टियां देती है, वो मैंडेट का सम्मान भी बना रहे। देखिए, ये बड़ी विचित्र, ये विडंबना की बात है कि कोई अपने पर कभी भी अंकुश नहीं लगाता। राजनीति दल, यही दल हैं, यही राज्यसभा में, यही लोकसभा में पहुंचते हैं, यही विधानसभा में पहुंचते हैं, उनका धर्म राजनीति है। मुझे ये बताइए, वो अपने पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा कानून क्यों बनाएंगे? पहली बात, यही वजह है कि स्वतंत्रता के बाद आज इतने डिकेड, इतने दशकों के बाद भी हमने अपने राजनीति को स्वच्छ करने के लिए, क्लीन करने के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जिसके बूते पर लोग ये कहें कि ये सरकार ने राजनीति को क्लीन करने के लिए ये कानून लाया है, ताकि भ्रष्टाचार, और जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, जो दल बदल से आता है, जो आप समझौते करते हैं, राजनीतिक समझौते करते हैं, जो उनसे पनपता है, वो खत्म हो। आप ये देखिए, ये तो बड़ी बात है, आप ये देखिए कि लोकसभा में जो संसद सदस्य होते हैं वो अपनी सैलरी खुद पास करते हैं, ठीक है, कानून बनाते हैं, उसमें कभी मैंने किसी राजनीतिक दल को अपोज करते नहीं देखा। विधानसभाओं में विधायकों की वेतन जो है उस पर बिल लाया जाता है। मैंने कभी आज तक किसी भी दल के, विपक्ष हो या यानी प्रतिपक्ष हो, उनके किसी भी विधायक को नहीं देखा कि वो उसको अपोज करे। तो देखिए, राजनीति में जो एक बना हुआ है ना, ये स्टेटस को जिसको हम कहते हैं, ये स्टेटस को जानबूझकर है, क्योंकि राजनीति ये चलती इसी पर है। तो मैं ये समझता हूं कि किसी भी दल में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी वो इच्छा शक्ति नहीं है कि वो राजनीति को स्वच्छ करने, उसमें भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया जाए, और सभी राजनीतिक दलों की तरफ से, क्योंकि जो सत्ता में रहेगा उसको बेनिफिट इसका मिलता नजर आता है। आदर्श सर, लेकिन क्योंकि कई बड़े सवाल हो गए हैं दल बदलने को लेकर के नेताओं पर, मैंने एक लिस्ट में नाम कुछ देख रहा था, तो मैंने उनके नाम जोड़े। हालांकि अगर जिन नामों को मैंने लिखा है, अगर इनको पढ़ूंगा तो आधे घंटे लग जाएगा, लेकिन उनमें से कुछ नामों का मैं जिक्र करता हूं, क्योंकि आपने एजेंसियों को लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े किए,
और इन भ्रष्टाचारी नेताओं को जब राजनीतिक दलों में, सत्ता पक्ष के दल में शामिल कराया जाता है, उसको लेकर के भी सवाल उठाए। लेकिन एक सवाल मेरा उससे थोड़ा सा इतर रहेगा। अब अगर हम जिक्र करते हैं अशोक चौहान 13 फरवरी को बीजेपी ज्वाइन करते हैं, एक्स सीएम है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह 2021 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, एक्स सीएम कांग्रेस की तरफ से रहे हैं। विजय बहुगुणा मई 2016 में ज्वाइन किए, बीजेपी, एक्स सीएम रहे हैं। और इसके साथ उत्तर प्रदेश में उनकी बहन रीता बहुगुणा जोशी, जिनके हाथों में कमान थी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थी वो, और बड़ी जिम्मेदारी थी, कद्दावर नेता थी, वो भी बीजेपी में चली गई। एसएम कृष्णा जो कि कर्नाटक के एक्स सीएम रहे, 2017 में चले गए भारतीय जनता पार्टी में। एक्स सीएम आंध्र प्रदेश के किरण कुमार रेड्डी 2023 में भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया। एक्स सीएम पेमा खांडू, जिनका मैंने अभी जिक्र किया पहले, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और इसके साथ जम्मू कश्मीर के एक्स सीएम रहे गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे, वो भी कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लेते हैं और उसके बाद अपनी पार्टी बना लेते हैं। ये इतने दिग्गज, इतने कद्दावर बड़े नेता जब कांग्रेस से अलग होते हैं तो क्या हम सारा ठीकरा सामने वाली पार्टी पर फोड़ सकते हैं? कांग्रेस में क्या कमी है वो नहीं देखेंगे हम? योगेश जी, जिनका आपने नाम लिया है, ये पूरी लिस्ट सारे सत्ता में रह चुके हैं, सत्ता का सुख भोग चुके हैं। और जो एक बार सत्ता में रहता है, एक टर्म रहता है, ये तो एक से भी ज्यादा टर्म रहे हैं, इनमें से काफी हैं, वो सत्ता के बिना उसका जीना मुश्किल हो जाता है। उसको वापस सत्ता में आने के हर बार इस्तेमाल करना पड़ता है। वो देखता है कि मेरा दल, आज कांग्रेस में हूं, कांग्रेस की पोजीशन ये खराब हो रही है मेरे एरिया में, हो सकता है मैं कल को मैं यहां से हार जाऊंगा, और वो उसी वक्त दल बदलने की कुछ सोचता है और कुछ ना कुछ अपना लगाता है ताकि किसी ना किसी उस दल से मेरी बातचीत हो वहां जिनका अगली हुकूमत बनने वाली है। ये एक सबसे पुरानी बात है, ये नई बात नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने आपने बात कही, गुलाम नबी आजाद तो कांग्रेस का मुगल आजम था जम्मू कश्मीर का। गुलाम नबी आजाद के बिना जहां पत्ता नहीं हटा सकता था जब तक कांग्रेस की हुकूमत रही, जब कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही। लेकिन लगा, भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि कांग्रेस एक स्ट्रांग जो है कांग्रेस का नेता है, तो उन्होंने भी बड़े प्यार के साथ उससे उनकी तारीफ की, बड़ा अच्छा उनको फेयरवेल दिया और उनको इमोशनल कर दिया, और इतना वो रोने लगे, और आके उन्होंने पार्टी छोड़ दी, नई पार्टी बनाने लग शुरू कर दी। अब जितनी पार्टियां नहीं बन रही हैं उनके बारे में क्या कहा जा रहा है? यही कहा जा रहा है ना, वो भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी बन रही है, जिनको भी कहा जाता है। यही एक रीजन है कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई जो लाभ है ये नेता लेना चाहते हैं, चाहे वो राज्यसभा में जाने की बात हो, चाहे वो कुछ और बेनिफिट लेने की बात हो, और तीसरा इन सब की फाइलें जो है हुकूमत के पास होती है, इन सब का उनको एक डर होता है। चलिए, ये बड़ी बात आपने कही सर। वैसे ये अक्सर ये सवाल जो आपने कहा कि सभी की फाइलें हुकूमत के पास होती है, सरकारों के पास होती हैं, पूरा जो चिट्ठा होता है, हम काला या सफेद का जिक्र करें, सभी हर तरीके के चिट्ठे वो सरकार के पास होते हैं, और इसका भी कहीं ना कहीं दबाव होता है। आपने बात कही, इस पर भी आगे हम बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। खिलाफ खड़े जो कह रहा था कि 100 से नीचे ला करके हम खड़ा कर देंगे, आज वही नेता बीजेपी के साथ है, और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में सबसे बड़ी कवायद अगर की तो उसी नेता ने की है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे किसका हम जिक्र कर रहे हैं, नीतीश कुमार का। और आज वो 400 पार के साथ खड़े हुए हैं। देखिए जी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, नीतीश कुमार जी को तो उनका नाम ही पड़ गया है पलटू राम, बिहार में तो खासकर। बिहार की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो उनको इस नाम से जाना जाता है। मैं, आपने कहा इंडिया अलायंस की बात करी, देखिए 26 दल अलग अलग रियासतों के नेशनल लेवल पे, उसमें राष्ट्रीय दल थे, क्षेत्रीय दल थे, 26 दलों ने मिलकर एक रणनीति बनाई कि इकट्ठे होके भाजपा को शिकस्त देनी है, या ऐसा कह लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी को हराना है। तो अगर आप देखें, अगर इस पर नजर रखें, आप देखें पटना से लेकर बेंगलोर तक, फिर मुंबई से लेकर दिल्ली तक 4 बैठकें हुई। इन 4 बैठकों में इंडिया अलायंस बना, और उसके बाद मीटिंगों के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम था, अगर आपका ये एजेंडा है कि हमने एकजुट होकर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है, तो उसके लिए कुछ काम भी करने पड़ेंगे। वो काम से सबसे बड़ी बात है कि जो अगर 26 आप क्षेत्रीय दल लेके चल रहे हैं साथ में, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल मिला के, तो आपको पता है चुनाव आने वाले हैं, शिकस्त तो चुनाव में देनी है।
तो अगर शिकस्त चुनाव में देनी है तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि सीटों पर सभी राजनीतिक दलों को जो आपस में बंटवारा होना था या क्षेत्रीय दलों को जो बोलना था कि ये आप यहां तैयारी करिए, जो सीटों का जो फैसला होना था वो इन 4 मीटिंगों के बावजूद भी नहीं हो सका। अगर आप देखें कि इंडिया अलायंस आहिस्ता आहिस्ता बिखराव के किनारे पर आ गया है। अगर नीतीश कुमार जी की बात करें, वो उन्होंने अपने आप को शायद एक राष्ट्रीय चेहरा प्रस्तुत करने के लिए ही सारी कवायद करी थी। जब उनको बाद में पता चला कि शायद मुझे राष्ट्रीय स्तर पर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल सकती, तो और चुनाव में जो हवा चल रही थी इस समय और इंडिया अलायंस की जो यूनिटी है वो इतनी मजबूत और स्ट्रांग नहीं है, तो उन्होंने देखा कि मेरा राजनीतिक भविष्य खतरे में है, तो मैं बेहतर है छोड़कर भाजपा के साथ जुड़ जाऊं। तो उसने अपनी राजनीति करी, उसने कर लिया, इसमें बुरा क्या है? हमारे सभी दल करते हैं। बुरा कुछ नहीं है सर, सवाल यही उठ रहा है कि जो इंडिया गठबंधन को खड़ा करने वाला व्यक्ति वो खुद ही उस गठबंधन से बाहर हो जाए और उस दल के साथ चला जाए जिसके खिलाफ उस गठबंधन को खड़ा करना हो, तो फिर अगर ये छोटे छोटे नेता जा रहे हैं तो फिर सवाल इन पर भी हाय तोबा नहीं मचना चाहिए? नहीं, इसकी वजह मैं बताता हूं। इसकी वजह यह है कि सबसे जो प्रमुख घटक दल है इंडिया अलायंस का वो है कांग्रेस। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और एक मजबूत पार्टी है। कांग्रेस के एक जिम्मे बड़ी बात थी कि अगर उन्होंने इतना बड़ा कुंभा खड़ा किया तो कुंभे को इकट्ठा रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो राजनीति में तो राजनीतिक आप उनको संरक्षण देंगे तभी होगा ना। अगर आपने सीटों के सभी जितनी भी मीटिंगें हुई हैं इनकी, उनमें सभी छोटे दलों की या क्षेत्रीय दलों ने ये कहा कि आप हमें क्लियर करिए कि हमने अपना राजनीतिक कार्य क्षेत्र क्या रखना है। तो जब आप फैसला ही नहीं कर सके, जो देरी की है ना कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे की या सीटों की एलोकेशन की, उसकी वजह से देखो जो बाकी दल हैं वो कितना इंतजार करेंगे। मोटी मोटी बात यहाँ पर ये इंतजार नहीं करेंगे, वो जहां तो पाला बदल देंगे, या पाला बदल देंगे या अपने बूते पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाएंगे। जो भी कांग्रेस के साथ सहयोगी दल थे उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए और उनके अधिकार उनको क्या दिए जा रहे हैं वो भी सुनिश्चित किया जाए। इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं डिफीट खाती नजर आई है और यही वजह थी कि अन्य राजनीतिक दल जो अलग हो रहे हैं या नेता अलग हो रहे हैं। ये गुप्ता सर, अब सवाल यहां पर तो एक बड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि मैंने सवाल आपसे यही पूछा था इसके पहले जब आपके पास आया था, तो कांग्रेस के जो नेता छिटक रहे हैं कांग्रेस से, कांग्रेस की क्या जिम्मेदारी बनती है कि उनको किस तरीके से मनाना है, किस तरीके से उनको समझाना है और अपने पाले में रोक करके रखना है। अगर हम उन नेताओं का जिक्र करते हैं सर, अब इसको हम बड़े आकार में कर देते हैं, बड़े आकार में इस तरीके से कि जो उनके साथ छोटे छोटे दल शामिल हैं। किसी भी राजनीतिक दल को उठा लीजिए, किसी भी नेता का नाम ले लीजिए आप, जो कांग्रेस से अलग होकर के गया है, वो कांग्रेस के नेतृत्व पर उसने सवाल जरूर उठाए हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस आज किस स्तर पर पहुंच गई है। जब भी किसी को छोड़ेंगे उस पर सवाल तो उठाए जाएंगे। गिल साहब ने कहा 24 पार्टी, एनडीए की आपकी कितनी पार्टी है वो भी आपके सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और एनडीए में यही फर्क है कि एनडीए पार्टी जो है जिसको कहते हैं बिग ब्रदर, बड़ा भाई जो है बीजेपी है, उनकी पार्टी है। यहां अगर बड़ा भाई इनका कांग्रेस था तो कांग्रेस को साथ ले नहीं पाई। अब भारतीय जनता पार्टी को पता है, एनडीए को पता है हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है। इनको ये नहीं पता हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला। आप नीतीश की बात करते हो, नीतीश तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट था, वो चाहता था कि मुझे मेरा नाम अनाउंस करे, कैंडिडेट बनाए मुझे प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन कितने प्राइम मिनिस्टर वहां बनेंगे, कितने प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? क्या कांग्रेस के अंदर से जो है बैठे हुए, कांग्रेस के जो पुराने लीडर हैं, अब राहुल गांधी की भी इच्छा का अगर है तो बनने की, तो वहां पे खड़गे की भी इच्छा है बनने की, पुराने बैठे हैं। अब कितने प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? पहले सबसे पहले सीटों का बंटवारा बाद की बात है, पहले तो अपना लीडर तय कीजिए। अपना लीडर तो तय नहीं कर पा रहे अभी तक, आपने कोई लीडर नहीं अपना बना पा रहे, तो बाकी चीजें कहां से बनेगी? बाकी रही बात इनकी सीट के बंटवारे की, तो सीटों के बंटवारे की ये पोजीशन जो है अब तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बारात घर पे आ गई है, तो डोगरी में कहते हैं कान सिलवाओ उसके बारात आ गई है। ये सिलसिला है। अब तो चुनाव सर पे आ गया, अगले हफ्ते चुनाव अनाउंस भी हो जाएगा। इस बीच भी लगातार खटपट मची हुई। इधर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के साथ गठबंधन हुआ नहीं, इधर जम्मू कश्मीर का हम जिक्र कर लेते हैं तो यहाँ पर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला साहब किस तरीके से हैसियत तक बात चली गई है। लगातार जो टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है वो फिलहाल मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है। और जो भी नेता
दल बदल रहे हैं, उसमें भी सबसे बड़ा अगर खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में तो मुझे लगता है कांग्रेस को। और पूरी चर्चा में जो बात निकल करके सामने आई है वो यही कि कांग्रेस को भी अंतरात्मा में कहीं अंदर अपने अंदर खाने में झांकना चाहिए और क्या कमजोरियां हैं, क्या उनकी चूक रह गई हैं, क्या गलतियां हो रही हैं जिस वजह से उनके साथ जो जुड़े दल हैं वो उनको छोड़ रहे हैं, उनके साथ जो उनके नेता जुड़े हुए हैं वो उनका साथ छोड़ रहे हैं। इसको भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं आत्मचिंतन आत्ममंथन करने की जरूरत है। आज रणनीति में फिलहाल मेरे साथ इतना ही और फिर किसी अन्य मुद्दे पर अगले सप्ताह फिर हम आपसे इसी रणनीति में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर कौन सा दल नीति बनाता नजर आ रहा है। नमस्कार।